अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अच्छा, आज हम बात करेंगे अबाउट द एसएनपी ब्लॉक और हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। जो अनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अ, उसके साथ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, डेंसिटी है और साथ में हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम रिएक्शंस ऑफ अल्कली मेटल्स की बात करेंगे। तो अल्कली मेटल्स को हमने 3 लेक्चर्स में डिवाइड किया है, यानी पहला वाला जिसमें इंट्रोडक्शन और साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। दूसरा लेक्चर जिसमें प्रॉपर्टीज़ और उसकी ट्रेंडिंग है। ये जो ट्रेंडिंग इन द ग्रुप 1A है, ये हम पढ़ेंगे इधर और फिर उसके बाद तीसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे द रिएक्शंस। इसी तरह हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए भी करेंगे। तो ये 3 लेक्चर छोटे-छोटे लेक्चर्स हैं जो कि आपने देखने हैं। एनीवेज़ ये हम पूरा एक लेक्चर भी बना सकते थे जो घंटे से ज़्यादा लेक्चर होता, लेकिन चूँकि इसलिए कि आपके लिए आसान हो, आप पढ़ते हैं, जो-जो टॉपिक आपने पढ़ना है वो जाके वो आप पढ़ें। तो इसके लिए हमने क्या किया है, Ali Series Books by ACA, AliKitchenAcademy.com. ABC Books, College Chemistry with strict shortcut mnemonics, MCQs and concepts. MD-CAT and MD-TET books with College Chemistry books with shortcuts, tricks and tips. Video solution is also available. Ali Series Books at AliKitchenAcademy.com. सबसे पहले आती है जनाब आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी केमिकल बॉन्डिंग का एक हिस्सा है और केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में ये है। तो हम केमिकल बॉन्डिंग में इसको डिटेल में पढ़ेंगे बाय द वे कि अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो जाके आप अल्कली मेटल केमिकल बॉन्डिंग वाला लेक्चर देखें तो आपको उधर से अंदाज़ा हो जाएगा कि जो वो है क्या नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है और उसकी आम ट्रेंडिंग हमने पढ़ी है। उसकी आम ट्रेंडिंग ये है ना, मैं ऐसे बताता हूँ आपको। आम ट्रेंडिंग उसकी ये है ना कि जब हम लेफ्ट राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जब भी जाते हैं हम, तो ये जो अनाइजेशन एनर्जी है, अनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। लेकिन जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम, उस वक्त अनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। याद रखना, ठीक है? ये 2 बातें आपको याद होनी चाहिए, बस इतना। और फिर जाके हम अगर किसी ग्रुप में या पीरियड में जाते हैं तो बस आपको याद होगा। लेकिन उसमें फिर सिर्फ और सिर्फ आपने क्या देखना है, उसमें फिर सिर्फ और सिर्फ आपने एक्सेप्शनल केसेस देखने हैं। अब हम ग्रुप नंबर 1 की एनालिसिस एनर्जी की बात करते हैं तो याद रखना पीरियोडिक टेबल में जैसे मैंने आपको कहा लेफ्ट राइट जाते हैं। देखो ये बहुत ही आसान है, अगर आप इसको देखेंगे ना तो ये सारा का सारा टॉपिक आपको इधर ही समझ आ जाएगा। 2 बातें हम करेंगे और उन 2 बातों से आपको ये सब कुछ जो है वो सब समझ आ जाएगा, ठीक है? ओके, हम बात कर रहे थे जनाब अनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, अनाइजेशन एनर्जी हमने कहा भाई टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होती है, टॉप टू बॉटम अनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। बस ये बात याद है ना। अब देखो टॉप टू बॉटम अनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। तो हम जब बात करते हैं ना, ये हमारे साथ है लैला ने किया राबिया से फ्रॉड, तो इसको तो हम कंसिडर नहीं करते। अब हम देखते हैं, याद रखना लेफ्ट राइट जाते हैं एनर्जी एनर्जी इंक्रीज होती है, ये इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब हुआ कि राइट टू लेफ्ट जब जाएंगे तो एनर्जी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका मतलब हम ग्रुप नंबर 1 की तरफ आएंगे तो ग्रुप नंबर 1 में एनर्जी एनर्जी कम होगी। या दूसरी बात अल्फाज, एनर्जी एनर्जी ग्रुप नंबर 1 में पीरियोडिक टेबल में सबसे कम है। तो द लीस्ट एनर्जी एनर्जी अगर किसी की है पीरियोडिक टेबल में तो ग्रुप नंबर 1 है। हम ये लिख सकते हैं ग्रुप नंबर 1 हैज द लीस्ट एनर्जी एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में क्या है, हम कहते हैं भाई एनर्जी एनर्जी सबसे कम किसकी है, वो सबसे कम इसकी है। डू अंडरस्टैंड? अब फिर आते हैं, अब आप कहेंगे सर इसमें किसकी है, तो हमने कहा हम जब टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम एनर्जी एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। याद रखना यहां पर ये डिक्रीज होती है। अब आसान हो गया। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पूछूं, बताओ पीरियोडिक टेबल में सबसे कम अनाइजेशन एनर्जी किसकी है। नाउ यू कैन से कि सबसे कम अनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में किसकी है, तो आप डेफिनेटली कहेंगे सर ये तो सीजियम की है, सीजियम हैज द लीस्ट अनाइजेशन एनर्जी, सीजियम हैज द लीस्ट अनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि टॉप टू बॉटम आते हैं। अब एनर्जी एनर्जी की कुछ प्रॉपर्टीज है जो एनर्जी एनर्जी के साथ रिलेटेड है। पहले तो आपको पता चल गया टॉप टू बॉटम आते हैं, एनर्जी एनर्जी डिक्रीज होती है, तो एनर्जी एनर्जी क्या हुई, कम हो गई। अब एनर्जी एनर्जी का एक रिलेशन होता है रिएक्टिविटी के साथ। एनर्जी एनर्जी हम ये कहते हैं, वैसे आपको पता भी होगा, नहीं है तो आगे हमने पढ़ना भी है, लेकिन एनर्जी एनर्जी का रिएक्टिविटी के साथ उल्टा ताल्लुक है, इन इनवर्स रिलेशन है।
मतलब ये हुआ। अब देखिए, जिसमें एनर्जी एनर्जी जिसकी जितनी कम होगी वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब देखिए, इनमें सबसे कम किसकी है? हमने कहा भाई सीजियम है, इसका मतलब है सीजियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। सीजियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। उसके मैं बताता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, रिएक्शन इसके बाद वाला लेक्चर है जो कि हम पढ़ेंगे, लेकिन फॉर एग्जाम्पल हमने कहा एल आई, एन आई के, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम जो भी है, इनकी जब आप रिएक्शंस देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एन ए प्लस ओ एच टू ओ के साथ, ये रिएक्शन फास्ट होगा। के का उससे भी ज्यादा फास्ट होगा, और अगर सीजियम का H2O के साथ रिएक्शन होगा तो वो सबसे फास्ट होगा, सबसे ज्यादा तेज होगा। ये हम कहते हैं भाई रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, चाहे वो वाटर के साथ है चाहे वो ऑक्सीजन के साथ है। तो भाई आपको ये पता होना चाहिए कि हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, इनके रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। अब देखो, एनर्जी एनर्जी का रिलेशन किसके साथ है? रिएक्टिविटी के साथ इनवर्स रिलेशन है। एनर्जी एनर्जी जितनी ज्यादा होगी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी, एनर्जी एनर्जी जितनी कम होगी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो अब रिएक्टिविटी सीजन की ज्यादा है, इसका मतलब हुआ ये इतनी ज्यादा रिएक्टिव है ना। ये जो ग्रुप नंबर 1 वाले हैं, अगर आप इनको ओपन छोड़ें, ये सिल्वरी होते हैं, सिल्वर इसको कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये डायमंड रिंग है एक्चुअली, ये बीच में डायमंड है, और ये जो बाकी देख रहे हैं ये सिल्वर है। ये सारा का सारा सिल्वरी होता है। तो अगर आप इसको, फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करते हैं, आप ग्रुप नंबर 1A के एलिमेंट्स को अगर आप ओपन एयर में रखेंगे, ओपन एयर में, तो दे विल रिएक्ट विद वो क्या करेंगे, वो रिएक्शन करेंगे विद व्हाट, विद वाटर एंड ऑक्सीजन। वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे। तो फिर क्या करते हैं, इनको जाके पैराफिन में रखते हैं, ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनमें रखते हैं। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ रिएक्शन नहीं करते। यू अंडरस्टैंड? ये चूंकि मेटल्स हैं, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ रिएक्शन नहीं करते। अगर ऐसे रखोगे ना, इसके जो कलर है वो चेंज हो जाता है। वाई चेंजेस? बिकॉज अब जो अवेलेबल ऑक्सीजन है या वाटर है हवा में, उनके साथ ये रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद ये कुछ और बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड बनाएंगे। इसलिए ये जो है पैराफिन में रखे जाते हैं। तो भाई ये ज्यादा रिएक्टिव की वजह से क्या है, ये क्या रखते हैं, ये क्या करते हैं, इनको रखा जाता है किसमें, इनको रखा जाता है पैराफिन में। तो अब ये कह सकते हैं कि भाई ये कहाँ रखा जाता है, दे आर केप्ट इन पैराफिन। ये मैं लिखता हूं इधर, दे आर केप्ट इन पैराफिन। पैराफिन या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, जो आपको पसंद है वो ठीक है। बाज बुक्स में वो लिखा है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लिखा है, तो बाज में ऐसे लिखा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें और आपसे कोई पूछे, बताओ पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन से हैं, या एमसीक्यूज में पूछते हैं अक्सर कि द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, और आपको 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं जिनमें से आपने एक को क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव इन द पीरियोडिक टेबल, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव, ये मैंने लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव। ये रिएक्टिव मैं ऐसे लिखता हूँ। अच्छा अच्छा, अब मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ए आयरन, बी मैंने लिखा मैंगनीज, ये भी तो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। फिर मैं लिखता हूँ सी, फिर मैंने लिखा फिर मैंने लिखा सोडियम, और डी मैंने लिखा सीसियम। अब बताओ इस एमसीक्यू का ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन आपने बताना है। इसका ऑप्शन आयरन होगा ना, मैंगनीज, सोडियम, सीजियम, ये आपने बताना है, और यू हैव टू डू कमेंट बिलो। आपने इधर कमेंट करना है या मुझे जाके व्हाट्सएप पे सेंड करना है। एनीवेज, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, किसकी वजह से, इसकी वजह से। हम ये कहते हैं ना कि अगर एनर्जी एनर्जी कम है, इफ दे हैव द लीस्ट एनर्जी एनर्जी, एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग पावर। इनकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होती है? रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ, हम ये कहेंगे कि पीरियोडिक टेबल में बताओ सबसे स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो आप कहेंगे ग्रुप नंबर 1 वाले। अब ग्रुप नंबर 1 वाले में कौन है, तो ग्रुप नंबर 1 वाले में दो बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, दीज आर इंपॉर्टेंट। अब ग्रुप नंबर 1 में वैसे अगर आप एनर्जी एनर्जी को देखते हैं, वहां पर हमारे पास आता है सीजियम, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे कौन, यहां पर हम लिखेंगे सीजियम, जो कि ठीक है। सीजियम हैज द लीस्ट, सॉरी, इज द लीस्ट एनर्जी एनर्जी, और उसी वजह से इसकी जो पावर है, किस चीज की पावर है, ये जो
रिड्यूसिंग पावर है वो ज्यादा है। मेरे ख्याल में ये बात आपको समझ आई होगी। वो किसकी वजह से है? वो इसकी वजह से। इसका मतलब ये हुआ, हम ये कहते हैं कि इनमें सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन देगा? तो आप मुझे कहेंगे सर सीजियम देगा। सीजियम हैज़ द पावर या सीजियम जो है वो इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी लूज करेगा। तो इसका मतलब है कि सीजियम, इसका मतलब है कि क्या करता है? लूजेस इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली। हम कहते हैं सीजियम लूजेस इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली। ये बहुत इजीली क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। हमने ये कहा भाई ये क्या है? तो अल्कली मेटल वैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। अल्कली मेटल्स क्या होते हैं? हम ये कहते हैं दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो अल्कली मेटल वैसे नॉर्मली हम कहते हैं दीज आर सॉरी ऑक्सीडाइजिंग नहीं, मैं से ऑक्सीडेशन उनमें होती है, इनमें ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ सबसे ज्यादा रिडक्शन किस में होती है, तो याद रखना वो फ्लोरीन में होती है, पीरियोडिक टेबल पे फ्लोरीन में, एफ में। लेकिन सबसे ज्यादा रिडक्शन ऑक्सीडेशन किस में होती है, तो फिर किस में होगी? याद रखना वो ग्रुप नंबर 1A में होगी। अच्छा ओके, अब दो बातें और हैं। हमने कहा भाई एनर्जी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, ये तो हमें पता चल गया कि एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम, अब दो चीजें हैं, अब हम कहते हैं ना वैसे सीजम जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है पीरियोडिक टेबल में, लेकिन याद रखना ये गैस फॉर्म में है। किस फॉर्म में? गैस फॉर्म में। अगर आप पानी में डालते हैं तो वो लिथियम है, लिथियम। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखिएगा, आपकी फर्स्ट ईयर की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये कहते हैं, सीरीज में अगर आप देखेंगे ना ऊपर Li फिर Na वगैरह और आखिरी फ्लोरीन है, ये कहता है दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन वाटर। ये क्या है? वाटर में अगर आप पानी में इसको छोड़ते हैं और आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, तो उसकी जो हम देखते हैं ना वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये जो सारी होती है ना, ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज हैं। तो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा है पानी के अंदर। अगर आप इसको देखते हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा है। यानी अगर आप उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखिए तो उसके टॉप पे लिथियम है, और लिथियम हैज द लीस्ट रिड्यूसिंग पोटेंशियल प्रॉपर्टी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू ऑफ रिड्यूसिंग पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो सबसे कम है, वो माइनस में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा है। अच्छा आगे हम पढ़ेंगे भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, रिड्यूसिंग पोटेंशियल क्या है, वगैरह वगैरह। सिंपल मैं बताता हूं कि मैंने कहा कि इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ये पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले ऑक्सीडाइज होगा। अगर इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा ये ऑक्सीडाइज होगा। समझा रही बात? तो जिसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है वो उतना ही ज्यादा ऑक्सीडाइज होता है। तो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा है। इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। पीरियोडिक टेबल में लिथियम की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये देखो, अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम है तो इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। समझा रही बात? देखो हमने कहा ना कि ये क्या है? लीस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है, लीस्ट, ये कहा। तो इसका मतलब हुआ कि क्या है? दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट। इस वैल्यू को देख के, अच्छा इसके मुताबिक हम कहेंगे कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट है ये। तो अब ये जो एजेंट है या ये पावर है, इसकी किसके साथ ताल्लुक होता है? इसका ताल्लुक होता है किसके साथ? इसका ताल्लुक होता है, हमने कहा भाई इसका ताल्लुक होता है उसके साथ, अनर्जी एनर्जी के साथ। एनीवेज ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि वी टॉक्ट अबाउट दैट कि भाई अगर हम क्या करें, अगर हम इन चीज़ों को देखें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हम जब पढ़ते हैं इन चीज़ों को, हमें पता होता है कि भाई एनर्जी एनर्जी ग्रुप नंबर 1 की सबसे कम है। ये सब क्लियर हो गया। फिर ऊपर से नीचे आते हैं तो नीचे वालों की सबसे कम है। इसका मतलब है इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उनका रिडक्शन, ये जो रिड्यूसिंग पावर है वो ज़्यादा होगी। लेकिन ग्रुप नंबर 1 में एक एक्सेप्शनल केस है। वो केस ये है, एक्सेप्शनल नहीं है लेकिन चूंकि वो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि जो सीजम है उनकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन वो गैस में होती है।
लेकिन लिथियम है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल यानी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है, लेकिन वो किस में है? लिक्विड में है। आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम इस्तेमाल करते हैं, एक सेल है और उसके अंदर हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं। एनीवेज आई एम श्योर कि ये वाली वैल्यू आपको आसान लगेगी अब। एनीवेज हम आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब मैं आपको 2 बातें बताऊँगा जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है ना कि जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, आपको इतना पता होना चाहिए, हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रो EN से हम ज़ाहिर करते हैं, EN से, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइज़ेशन एनर्जी। ये क्या है? ये आयोनाइज़ेशन एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है इसके साथ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयोनाइज़ेशन एनर्जी दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशन। इसका मतलब ये हुआ, हमने कहा कि देखो लेफ्ट राइट एनर्जी एनर्जी क्या होती है, ये मैं समझाता हूँ इस डायरेक्ट रिलेशन का मतलब। अगर हम कहते हैं ना लेफ्ट राइट जब हम जाते हैं और एनर्जी एनर्जी इंक्रीज होती है, इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी, ये हो गया। लेकिन हम टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम हमने कहा एनर्जी एनर्जी डिक्रीज होती है, तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होगी, इसका मतलब ये हुआ। अंडरस्टैंड नाउ कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन है, तो अगर एक डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है तो दूसरा भी डिक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज और लेफ्ट राइट इंक्रीज, तो इसका मतलब दोनों इंक्रीज होंगे। असल में इसके साथ एक 2 प्रॉपर्टीज और भी हैं, लेकिन मैं एक प्रॉपर्टी लिखूंगा इधर कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लेफ्ट राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, तो एनर्जी भी इंक्रीज होती है। इसके साथ एक और प्रॉपर्टी भी है जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी इनके साथ एक डायरेक्ट रिलेशन है। एक्सेप्ट एक्सेप्शंस, ये जुमला अपने साथ लिखिएगा भाई, एक्सेप्शंस को हटा के, ऐसा ना हो कि आप वो उठाएं एक्सेप्ट एक्सेप्शन, ये हर प्रॉपर्टी की अपनी एक्सेप्शंस होती है, जो एक्सेप्शंस होती है ना उन एक्सेप्शंस को हटा के, बाकी देखो आपको पता चल गया कि हम लेफ्ट राइट जाते हैं, एनर्जी इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है। आपको हर एक के लिए ये ट्रेंड अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है और आपको यहां से पता चल जाएगा। टॉप टू बॉटम आते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबकी सब डिक्रीज होती है, समझ आ रही बात, एक्सेप्शंस को हटा के। तो ये अगर आपको पता है तो वही पता चल गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आसान है। अगर हम ये देखें वैसे ही आपको मैंने पहले बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड टेबल में सबसे कम किसकी होगी, तो आप बता सकते हैं भाई किसकी सबसे कम होगी। अब एलआईएनए रुबिडियम सीजन फ्रेंड्स में आप सब जानते हैं भाई कि क्या है, तो हमें पता है कि सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी वही बताओ आप। ओके तो वही ओके तो मेरे गले में थोड़ा सा हुआ है। ओके हमने लिखा इधर, आप लोगों ने मुझे बताना है कि LINA के रुबिडियम सीजियम, ये हो गया। फ्रेंड्स कब नहीं लेते, देखो 2 बातें मैंने बताई। पहली बात ये है कि ऊपर से हम नीचे आते हैं ना तो इसका साइज सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट। तो किसी भी पीरियड में पीरियड नंबर 2 जो है, पीरियड नंबर 2 उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दिस ग्रुप, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दिस ग्रुप, मतलब इन ग्रुप, दिस ग्रुप की जगह मैं लिखूंगा इन इन ग्रुप 1A। ग्रुप 1A में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। भाई ये बात तो क्लियर हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि उसका साइज सबसे छोटा होता है। दे हैव द स्मॉलेस्ट साइज, तो इस छोटे साइज की वजह से क्या होता है, इस छोटे साइज की वजह से, और इसका साइज सबसे बड़ा है, बड़ा। देखो 2 टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, एक तो भाई ये तो साइज वाइज तो बहुत आसान है, एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी एक इंपॉर्टेंट लफ्ज है जो कि आपको पता होना चाहिए। जितना छोटा साइज होता है चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा होती है। आपको मैंने कहा ना, अगर किसी भी पीरियड में जाते हैं तो ग्रुप नंबर 1 जो है, ग्रुप नंबर 1, ये जो है ग्रुप नंबर 1, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा दूसरा ये है कि हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो जो पीरियड नंबर 2 होता है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है और फिर नीचे वालों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, एक्सेप्ट एक्सेप्शंस की हम बात करेंगे, ठीक है, यहां पर है। तो भाई हम कहते हैं ना दे हैव द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दे हैव, तो भाई जैसे हमने एनर्जी के लिए पढ़ा था, इधर हम कहेंगे दे हैव द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है इधर एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वो क्या होती है, वो ज्यादा होती है, सो दे हैव मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ये मेटल के लिए एक स्टैंडर्ड है कि हम कहते हैं भाई ये अच्छा मेटल
और ना अच्छा मेटल। अच्छा मेटल हम उसको कहते हैं ना जो इजीली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी है, तो मैंने कहा छोटा सा साइज इसका है। देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में 4 है जो कि फ्लोरीन की है, 4 फ्लोरीन और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीजियम की है जो कि 0.7 है। ये मैंने आपको पहले भी एक दफा कहा है। ये लेक्चर अगर आप मेरी मुसलसल देखते हैं तो आपको ये सारी चीजें में मसला नहीं होगा। ये है। अब फॉर एग्जाम्पल देखो इसको हम कहते हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है, 1.0, 1.0। देखो ये दो नहीं है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन बराबर होती है और हम इसको कहते हैं 0.8 और ये है 0.9। ये देखिए एक एक पॉइंट का डिफरेंस है और ये जो दो है तकरीबन इनकी सेम है। तो क्यों सेम है वो मैं आपको बताऊंगा, उस साइज की वजह से, के की साइज की वजह से जो ज्यादा बड़ा हो जाता है। अब हम आते हैं टॉप टू बॉटम। देखो साइज इंक्रीज होता है ना, इसका साइज इतना है तो के का साइज इतना, इन्हें का साइज इतना, तो के का साइज नहीं है, के का साइज वो इतना होना चाहिए, इतना। लेकिन वो इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, ये इतना नहीं होता बल्कि इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। ये मैंने जो डॉटेड लाइन ऐसे ड्रा की तो इतना होता है। और रूबीडियम का साइज इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। मतलब इन दोनों की साइज में इतना डिफरेंस नहीं होता, साइज तकरीबन बराबर होता है। क्योंकि यहां पर जो के है ना, के हैज एक्सेप्शनली, के हैज एक्सेप्शनली लार्ज साइज। इसका साइज जो होता है ना एक्सेप्शनली बड़ा होता है। क्योंकि यहां पर जो डी होता है ना, डी डी सबशेल, ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे भी बाय द वे। डी सबशेल जो है इज एम्प्टी। इसमें डी तो है लेकिन वो एम्प्टी है। देखो फॉर एग्जाम्पल एसपीडीएफ है तो डी है फॉर एग्जाम्पल, और डी इसमें है लेकिन डी क्या है, वो एम्प्टी है। अब कहेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब मैं समझाता हूं आपको, अब आप समझ जाएंगे इसका मतलब डिटेल में। देखो फॉर एग्जाम्पल आपके पास शेल नंबर 1 है। देखो ये हो गया आपका, हम ऐसे इसको पढ़ते हैं HLI NA और ये हो गया के, ये हो गया। फिर आप कहेंगे ये शेल नंबर 1 है, ये वाला, ये नहीं है, इसको शेल नंबर 1 कहते हैं। ये आपका N=1 है। ये क्या है, ये शेल नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है। के शेल नंबर 4 में है। किस में है, शेल नंबर 4 में। देखो एक ट्रिक याद रखना, ट्रिक, वो ट्रिक क्या है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक है। वो ट्रिक ये है ना कि फॉर एग्जाम्पल किसी के शेल =1 है तो इसमें सब शेल भी LB1 होगा, जितने शेल उतने सब शेल। अब आते हैं शेल नंबर 2, तो शेल नंबर 2 में 2 सब शेल होंगे जो कि S होगा और P होगा। ये जो दूसरा है ये वाला। अब आते हैं शेल नंबर 3 की तरफ, तो इसमें एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा, क्योंकि तीन तीन होंगे, एस पी, देखो ये तीन, मतलब ये शेल नंबर ये 3 है ना, इसमें एस पी एंड डी होगा, और के उसके बाद 4 है तो इसमें एस पी डी एफ सारे होंगे। ओके चलो गौर से देखना। अब ये शेल है, शेल नंबर 3, इसमें एस बी है जो कि फुल होता है, इसमें पी भी है जो कि फुल होता है, और इसमें डी भी है जो कि एम्प्टी है, खाली है। अब सबशेल तो है, डी सबशेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उनके प्रोटॉन भी नहीं होते, तो अट्रैक्शन कम होती है। अब जगह तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन नहीं है उसकी जगह, तो जो के है उसका साइज एक्सेप्शनली बड़ा हो जाता है। अब ये बड़े की वजह से क्या होता है, हम कहते हैं इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हो जाती है। वैसे होना ये चाहिए कि रुबिडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, लेकिन इस साइज की वजह से दो चीजें होती हैं। एक होता है डेंसिटी में मसला आता है, और एक आता है किसमें, एक आता है यहां पर, एक और जगह भी मसला होता है, लेकिन मतलब जो वैल्यूज डिफरेंट है वो क्यों है, वो इस वजह से है। तो के और रुबिडियम का साइजेस की वजह से उनकी चार्ज डेंसिटी तकरीबन सेम हो जाती है। तो क्या होता है, हम कहते हैं के एंड रुबिडियम हैव ऑलमोस्ट सेम चार्ज डेंसिटी। क्या हम कहते हैं, हम ये कहेंगे कि दे हैव ऑलमोस्ट सेम, कि के and rubidium, they have almost same charge density। इनकी चार्ज डेंसिटी तकरीबन सेम होती है, तकरीबन, अच्छा एग्जैक्ट नहीं, तकरीबन सेम होती है, तो इस वजह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तकरीबन सेम होती है। एनीवेज द लास्ट वन सीजियम, एंड सीजियम हैज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम। इसका मतलब है कि जो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा वो सीजियम होगा। ये मैं डिटेल में बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा अगर डिटेल में आप पढ़ना है, अगर आप ये कहते हैं कि केमिस्ट्री में ऐसे सीखूं, तो फिर आपको फुल हमारा जो
फुल वो है अकाउंट है वो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हम फिर डिटेल में पढ़ते हैं। और दूसरी बात ये है कि आपको केमिस्ट्री में पॉकेट बुक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रेफरेंस बुक है। तो अगर आप इन तमाम चीज़ों को जाके लेते हैं और वो करते हैं, तो आई एम श्योर इंशाल्लाह इंशाल्लाह कि नो वन विल स्टॉप यू टू टॉप केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। और फिर भी अगर आपकी कंसर्न बहुत वीक है, फिर आप हमारा फुल अकाउंट ले सकते हैं, जिसमें हम इससे भी ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं। एनीवेज, हम बात कर रहे थे, इसका मतलब ये हुआ कि LiNA है रुबिडियम सीजियम। हमने कहा द सीजियम हैज़ द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल। के एंड रुबिडियम दे हैव ऑलमोस्ट द सेम बिकॉज ऑफ द साइज, least less size difference, and because of the almost same charge density. और lithium है, it has highest electronegativity in the group number 1 या alkali metals because of the small size and high charge density. इनकी charge density क्या होती है, वो high होती है। You understand now? Okay. अब आते हैं जनाब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। ये एक छोटा सा टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है और छोटा सा टॉपिक है। देखो इनका ये जो वो होती है ना, ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर चीजों का जो ताल्लुक होता है उसके साइज के साथ होता है। किसके साथ होता है? साइज। तो देखो साइज जो है वो मैटर करता है केमिस्ट्री में, साइज बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। अब हम आते हैं ना, ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे। आपको पता है भाई LiNA रुबिडियम सीजियम ये है। अब ऊपर से नीचे आते हैं, साइज बड़ा होता है, ये मैंने आपको बताया। इसका मतलब हुआ कि अगर साइज जितना बड़ा होगा तो उनका जो बॉन्ड है वो वीक होगा। देखो जो 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 मेटालिक बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड, सॉरी, जो जो मेटालिक बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड वीकन्स डाउन द ग्रुप। ये डाउन द ग्रुप क्या होता है, ये जो इनका जो मेटालिक बॉन्ड है ना वो कमजोर होता है, क्योंकि साइज बढ़ता है। जितना साइज बढ़ता है उसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से साइज बढ़ता है तो उनका बॉन्ड कमजोर होता है, मेटालिक बॉन्ड कमजोर होता है। मेटालिक बॉन्ड कमजोर होने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द तो जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, वो नीचे कम होता है। अब नीचे कम होता है उसकी वजह है कि लिथियम इज द हार्डेस्ट मेटल इन द ग्रुप नंबर 1। पहली बात ये है भाई, लिथियम जो है वो ग्रुप नंबर 1 में सबसे हार्ड एलिमेंट है, मेटल है, और उसका साइज छोटा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। इसका मतलब है कि इसकी काफी ज्यादा प्रॉपर्टी, तो स्मॉलेस्ट साइज है और चार्ज डेंसिटी इसकी सबसे ज्यादा है। ये तीन चीजें याद रखना। अब इसकी वजह से CCP यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसकी पैकिंग बड़ी क्लोज होती है, इसलिए अगर आप इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देखें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 181 है और उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 1347 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि बहुत हाई नंबर है। अगर आप इन दोनों नंबर्स को देखिए ना, ये बहुत हाई नंबर है फॉर द लिथियम। इसका मतलब ये हुआ कि लिथियम हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इन द ग्रुप नंबर 1A। अच्छा, जो 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 एक्सेप्शनल केसेस है वो लिथियम के हैं, एंड वी विल टॉक अबाउट दैट। लिथियम के, लिथियम जो है उनकी जो प्रॉपर्टीज है, वो जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट होती हैं, इनके कंपाउंड्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, और जो बाकी हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए जो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो सारी चीज़ें हैं वो डिफरेंट है बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द लिथियम, लिथियम की छोटे साइज की वजह से। ठीक है, समझ आइए, वही साइज इसका छोटा है और छोटे साइज की वजह से इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा है, और इसकी पैकिंग क्लोज जो है वो क्लोज पैकिंग होती है, CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, इसलिए इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी सबसे ज़्यादा है। तो आई एम श्योर कि अब आपको समझ आई होगी। ओके, अगर आप फिर जाके सोडियम को देखिए तो सोडियम का वो बहुत डिफरेंस होता है। सोडियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 98 होता है, तो 98 और 181 में काफ़ी फ़र्क है अगर आप देखिए। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो तो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जो सोडियम है वो सॉफ्ट है, और वो आप काट सकते हैं आम छुरी से भी। तो 881 उसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जो अगर सोडियम हम लेते हैं तो वो 881 होता है और ये 9। तो अब देखो काफ़ी डिफरेंस होता है। अब आपको ये नंबर जो मैंने वैल्यूज़ बताई, ये वैल्यूज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की क्या वैल्यू है, लेकिन आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। और डिक्रीज इसलिए होता है क्योंकि वहाँ का जो जो वो होता है, बॉन्ड होता है वो कमज़ोर होता है।
तो जो मेटालिक बॉन्ड है वो कमजोर हो जाता है, वीकन। तो इस कमजोरी की वजह से ये होता है। अच्छा, अब लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने आज पढ़ी है, उसके बाद हम रिएक्शंस का लेक्चर दूसरा लेंगे, लेकिन आज की जो प्रॉपर्टी है वो ये प्रॉपर्टी है। देखो, हमारे पास जो ग्रुप नंबर 1 है, तो हमारे कोर्स के मुताबिक हम क्या पढ़ेंगे, एक होता है ऑक्साइड्स, दूसरा होता है हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, फास्फेट्स, सल्फेट्स वगैरह, ये सारी होते हैं जो कि हम कहते हैं भाई ये ग्रुप नंबर 1 की प्रॉपर्टीज है। एक्चुअली हम जो मेन पढ़ते हैं वो क्या होता है, वो हम पढ़ते हैं ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। मेनली हम ये दो पढ़ते हैं, ये दो हमारी मेन काम की चीजें होंगी, और बाकी जो है वो हम वैसे पढ़ते हैं बाय द वे। अच्छा, अब सॉल्युबिलिटी की हम बात करते हैं ना, दे ऑल आर सॉल्युबल इन वाटर। दे क्या है, ये तमाम के तमाम दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ऑल आर सॉल्युबल इन वाटर, इन वाटर। वाटर में ये सब सॉल्युबल है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, जो एक्सेप्शन आपको याद होना चाहिए, वो क्या है, और वो है लिथियम कार्बोनेट, जो Li2CO3 है। इसके अलावा ऑल ऑफ दम आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी का भी आपको पता चल गया जनाब कि हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी सबकी होती है एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट। ठीक है, बाकी ऑल ऑफ दम आर सॉल्युबल, जितने भी मैंने लिखे हैं, चाहे वो ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है। दूसरी बात, ट्रेंड क्या है, तो हमें ट्रेंड सिर्फ पता होना चाहिए ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का। तो हम जब डाउन द ग्रुप आते हैं, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। फॉर एग्जांपल, अब देखो हमारे पास है LiOH, उसके बाद है NaOH, KOH, CSOH, RbOH, ये है। अब मैं आपको कहूँ, सॉरी RB ऊपर है, अगर मैं इनको कहूँ RB ऊपर है, लेकिन मैं वैसे आपको कहूँ ये RB इधर है, अगर मैं आपको कहूँ इनमें सबसे ज्यादा सॉल्युबल पानी में कौन है, तो आप मुझे कहेंगे सर, अगर मैं आपको कहूँ कि इनमें से बेसिसिटी सबसे ज्यादा किसकी है, तो याद रखना सीजियम हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी सबसे ज्यादा होती है। इस तरह सीजियम ऑक्साइड की भी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होती है, तो बेसिसिटी डिपेंड करती है इस पे, इसलिए क्या है, इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ये है कि ऑल आर सॉल्युबल इन H2O एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट, ये आपने याद रखना है। और हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी या बेसिसिटी डाउन द ग्रुप ज्यादा होती है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी आप कह सकते हैं कि हम ये जुमला अपने साथ लिखिएगा कि solubility of oxides and hydroxide, जिनके साथ हमारा सबसे ज़्यादा ताल्लुक होगा, जो है ये क्या है, increases down the group, increases down the group। अगर आपने रीजन लिखनी है तो क्या है वो, इसलिए क्योंकि basicity increases down the group। ओके, अब हम आते हैं जनाब डेंसिटी की तरफ। बट डेंसिटी क्या है, डेंसिटी है एक्चुअली D=m/v को कहते हैं। तो जो मास है उसके उसका यूनिट है ग्राम, और जो v है, वॉल्यूम है, उसका यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब ये है कि ये है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब एक बात याद रखना, जो वाटर है ना, वाटर उसकी डेंसिटी है 1। तो वाटर की डेंसिटी 1 है। अगर अब कोई चीज है, कोई भी एलिमेंट, कंपाउंड, मेटल, जो भी है, उसकी डेंसिटी अगर 1 से कम है तो वो पानी के ऊपर तैरेगा। अगर कोई है और उसकी डेंसिटी 1 से कम है तो पानी के ऊपर तैरेगा, और अगर नहीं, उसकी डेंसिटी 1 से ज्यादा है तो वो पानी के नीचे जाएगा। समझ आ रही बात? तो ये जो अब हम तीनों लेते हैं, देखो 0.53, 0.97, 0.86, यहां पर एक मसला आ रहा है। देखो 0.9 होना तो ये चाहिए ना, हम अगर आ रहे हैं और डेंसिटी इंक्रीज होती है तो सबकी इंक्रीज होती है। रुबिडियम सीजियम की डेंसिटी 1 से ज्यादा है, ये पानी के नीचे ही जाके जाएगा। लेकिन ये जो तीन है इनकी डेंसिटी 1 से कम है, जिसका मतलब ये पानी के ऊपर तैरेंगे, बहुत क्विक रिएक्शन करते हैं, नीचे जाती नहीं है। यू अंडरस्टैंड? तो डेंसिटी इनकी कम होती है। अब LiNi की हम बात करते हैं, 0.53, 0.97, 0.86, ये वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बस वैसे आपको बताना उत्सुक है। अब ये क्यों ऐसा है, तो देखो ये वैल्यू इसकी K की कम क्यों है, तो उसकी वजह ये है, आपको याद होगा हम जब एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे थे, उस वक्त मैंने आपको इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है उसकी रीजन बताई थी कि हम नीचे आते हैं साइज इंक्रीज होता है, जो K है ना, K उसका साइज एक्सेप्शनली लार्ज होता है, हाई, ज्यादा होता है। इसी वजह से जब एक्सेप्शनली हाई साइज होता है तो इसी वजह से इसकी जो
डेंसिटी है ना, इसकी जो डेंसिटी है ना वो कम हो जाती है, क्योंकि डेंसिटी का ताल्लुक मास और वॉल्यूम से दोनों के साथ है। ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज तो बड़ा होता है, लेकिन उसके साथ मास भी ज्यादा होता है। अब हमें देखना यह है कि मास ज्यादा होता है कि वॉल्यूम ज्यादा होता है। मतलब देखो, मैं आपको कहूं ना, डाउन द ग्रुप आता हूं तो मास फॉर एग्जांपल ये 1 से गया 2 में, ज्यादा हो गया। अब वॉल्यूम कितना ज्यादा होता है, 1 से गया 1.5 में। अब मुझे बताए कौन ज्यादा हो गया, तो आप कहेंगे ये ज्यादा है। तो जो ज्यादा होगा उसके मुताबिक डेंसिटी ज्यादा होगी। मास अगर ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा होगी। तो मास और वॉल्यूम दोनों नीचे जब जाते हैं तो बढ़ता है, लेकिन मास ज्यादा बढ़ता है। मेरा मतलब मास और वॉल्यूम दोनों इंक्रीज होते हैं, लेकिन मास ज्यादा इंक्रीज होता है वॉल्यूम से। इसलिए जब मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। लेकिन क्या का मसला ये है कि इसका साइज एक्सेप्शनली हाई होता है, और उसमें जो डी सेक्शन होता है वो खाली होता है, जिसकी वजह से हाई वॉल्यूम की वजह से इनकी जो डेंसिटी वो कम हो जाती है। तो इट हैज लेस डेंसिटी एज कंपेयर टू दिस वन। आई एम श्योर कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अगर हम इन सबको देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसका जो डी है वो बाकी मैंने डिटेल में बताया आपको कि जो डी ब्लॉक डी है सबसे इधर केम है, लेकिन वो डी खाली है, तो इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं होते, तो वो अट्रैक्शन नहीं होती, खाली घर होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसी वजह से साइज बड़ा होता है। ये सब क्लियर हो गया आई एम श्योर। फिर उसके बाद आते हैं आखिरी जो छोटा सा टॉपिक है, उसको हम कहते हैं कि भाई वो इसकी अकरेंस कहाँ पर है, कि कहाँ होते हैं। भाई पहले तो मैंने आपको कहा कि यार पैराफिन में, ऑयल में या केरोसिन में इनको डालते हैं। केरोसिन या पैराफिन ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनमें, ये उनमें डालते हैं। उसकी उसकी वजह ये होती है कि जब उनमें डालो तो ये रिएक्शन नहीं करते उनके साथ, पानी के साथ ये बहुत क्विक रिएक्शन करते हैं। और ये जो तीन है आखिरी ना, ये तो बहुत बहुत तेज रिएक्शन करते हैं। इसलिए इनको मैंने आपको इधर लिखा भी था कहीं, ये पैराफिन में या केरोसिन में, ऑयल्स में डालते हैं। तो ये किस में डालते हैं, केरोसिन में या पैराफिन में वगैरह में डालते हैं। ये सारे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम लास्ट जो टॉपिक है उसका उसको हम जो पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं अखरंस। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये कैसे और कहाँ पाए जाते हैं। हम अक्रंस की बात बल्कि इधर ही मैं कर लूंगा, ठीक है। अक्रंस सॉल्युबिलिटी हमने पढ़ी है कि भाई सॉल्युबिलिटी सबकी होती है लिथियम कार्बोनेट के अलावा, और डाउन द ग्रुप ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। ओके, तो हम आते हैं जनाब किसकी तरफ, अक्रंस की तरफ। अक्रंस मतलब ये कैसे पाए जाते हैं, मतलब ये मेटल जो है, मेटल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं या किसी के साथ होते हैं। देखो, एक तो हमने कहा ये बहुत रिएक्टिव है, क्योंकि इनके एनर्जी सबसे कम होती है। ये सारी बातें हमने की हैं, ये सारा जो नॉलेज जो हमने इधर लिखा है उन सबको इस्तेमाल करेंगे। तो भाई ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये किसी के साथ रहेंगे। ये क्या है, दे डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। ये क्या है, ये फ्री एग्जिस्ट नहीं करते। सबसे पहला पॉइंट आपको, दे डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। ये फ्रीली एग्जिस्ट करती ही नहीं है। फ्रीली का मतलब ये है कि भाई सिर्फ आयरन अलग हो, सॉरी माय मिस्टेक, एक सोडियम अलग हो, ये अलग हो। ये क्या है, दे डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, यानी नेचर में ये फ्री एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ये फ्री एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। देखो, ये हमारा अर्थ क्रस्ट होता है ना, अर्थ क्रस्ट, तो अर्थ क्रस्ट में ये सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा है। आपको पता है भाई, सोडियम हम उधर से लेते हैं नमक, जाके उसको NaOH में NaCl में कन्वर्ट करते हैं, और जाके फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। NaCl वैसे भी मिलता है, NaCl के फॉर्म में भी मिलता है। तो ये 2.4% सोडियम और तकरीबन 2.4% के जो है ये हमारे पास मिलता है। तो दूसरा जो है वो क्या होता है, ये अर्थ क्रस्ट में होते हैं, अर्थ क्रस्ट में होते हैं। और जो सोडियम है एंड के है, ये तकरीबन 2.4% होते हैं ये दोनों। तो 2.4% ये एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, इसके फिर कुछ कंपाउंड्स हैं। तो ये जो कुछ कंपाउंड्स हैं वो मैं बताऊंगा आपको, सबकी याद रखने की जरूरत नहीं है, जो जो मैं बताऊंगा बस वही आपने याद रखने हैं। देखो फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम कहते हैं NaCl। आप जानते हैं सोडियम 2.4% है, वो कैसे पाया जाता है, तो इसके बारे में बताता हूँ आपको कि वो कैसे पाया जाता है। देखो, एक हम लेते हैं सोडियम NaCl, जो कि घरों में इस्तेमाल करते हैं, नमक जो है NaCl, और दूसरा होता है KCl। ये दो हम लेते हैं मेनली। देखो, NaCl को हम कहते हैं रॉक साल्ट। क्या कहते हैं, रॉक साल्ट कहते हैं, रॉक साल्ट, इसको कहते हैं रॉक साल्ट। रॉक से लेते हैं ना, साल्ट है तो रॉक, ये सारे साल्ट हैं एक्चुअली, लेकिन ये रॉक साल्ट है, इसको रॉक साल्ट कहते हैं। इसके एक और नाम भी कहते हैं, जिसका नाम है हेलाइट।
HALIGE, हैलाइट, हैलाइट, हैलाइट इसको कहते हैं। अच्छा, अब ये जो के वाला है ना, इसको कहते हैं सेल वाइट। देखो, अब दोनों का नाम इतना डिफरेंस नहीं है, हैलाइट एंड सेल वाइट, ITE दोनों के एंड में है, ITE दोनों के एंड में है, लेकिन ये सेल वाइट है, ये हैलाइट है ये। अच्छा, अब सोडियम का एक और है जिसको सोडियम नाइट्रेट कहते हैं, NaNO3, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट है। अच्छा, ये नहीं है, ये इसको चाइल्ड साल्ट पीटर भी कहते हैं, हम कहते हैं इसको CHILE, चाइल्ड, चिली चाइल्ड जो आप जानते हैं, और इसको साल्ट पीटर कहते हैं, तो चाइल्ड साल्ट पीटर। अब देखो ये सोडियम वाले हैं, ठीक है। बाकी जो है सोडियम कार्बोनेट आपने नाम सुना होगा, लेकिन सोडियम कार्बोनेट के साथ जब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और इसके साथ जब H2O आता है वाटर के साथ, तो इसको हम हाइड्रेटेड फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड फॉर्म। अब ये जो हाइड्रेटेड फॉर्म है ना, इसको हम नेट्रॉन कहते हैं, NaTRON। ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, जितना मैं कहूं बस उतना याद रखना है। अच्छा, एक और हमारे पास होता है बोरैक्स होता है, लेकिन उसमें चूंकि बोरान ज्यादा होता है, Na2B4O7 है, लेकिन बोरैक्स अगर आपको याद है याद नहीं है तो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो है वो आपको सिर्फ याद होनी चाहिए। NaCl को हम रॉक साल्ट कहते हैं, KCl को सल्फाइड कहते हैं, NaNO3 को साल्ट पीटर कहते हैं, और Na2CO3 को नेट्रॉन कहते हैं, H2O साथ में है। तो भाई ये सारा मैंने आपको बताया। अच्छा, अब आते हैं एक और चीज की तरफ जो मैंने एक्सप्लेन भी की है, लेकिन मैं आपको उनका बताऊं। ये जो कंपाउंड्स बने हैं ना, जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं ग्रुप 1A के जो कंपाउंड्स हैं, चाहे वो NaCl है, चाहे वो NaNO3 है, चाहे वो Na2CO3 है, ये सारे जो हमने इधर लिखे हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको कहता हूँ कि अगर इनको हम पानी में डालेंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, कम होगी। वैसे हमने बताया तो सही कि भाई सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी जो है ऑल ऑफ दम आर सॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट, ये बात हमने की है। लेकिन ये क्यों होता है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अकरंस ये स्क्रीनशॉट ले या अपने साथ लिखिएगा, ठीक है। ओके, अब आते हैं जनाब उस सॉल्युबिलिटी वाली बात जो है वो थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करनी है, क्योंकि आगे जाके ये हम वैसे फर्स्ट ईयर में भी है और यहाँ भी है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी देखो, सॉल्युबिलिटी की हम बात करते हैं ना, तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है दो चीज़ों पे। एक को हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी और दूसरे को कहते हैं लैटिस एनर्जी। दोनों मैं समझाता हूँ। अच्छा देखो, हाइड्रेशन एनर्जी इसको कहते हैं ना, आपने NaCl को पानी में डाला, NaCl को पानी में डालेंगे, दो में स्प्लिट हो जाता है, Na में और Cl में, इसको प्लस और ये माइनस होता है। अब जब ये स्प्लिट होता है, इसके इर्द गिर्द पानी आता है, वाटर के मॉलिक्यूल O वाले, O माइनस H और H है इस तरह, और इसके इर्द गिर्द भी H2O के मॉलिक्यूल आते हैं, और इसको हम कहते हैं हाइड्रेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हाइड्रेशन कहते हैं, वी कॉल इट हाइड्रेशन। अब जब हाइड्रेशन कहते हैं तो इनके बीच में एक रिलेशन पैदा होता है, याद रखना, जब भी एक बॉन्ड बनता है, बॉन्ड फॉर एग्जाम्पल ये देखें ना, आपका Na और Cl ऐसे है, गौर से देखना मेरी बात, और मैं कोई कहूँ कि यार इधर इन्हें H2O आता है ऐसे, और इधर भी H2O आता है ऐसे, इसके इर्द गिर्द H2O, आपको तो एक Na के इर्द गिर्द 6 H2O और Cl के इर्द गिर्द भी 6 H2O होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो H2O होते हैं ये काम कैसे करते हैं, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, हम ये कहते हैं ना कि ये जो अब आते हैं तो यहाँ पर एक इंटरेक्शन क्रिएट होता है, उस इंटरेक्शन की वजह से यहाँ पर ये NaCl और H2O का जो इंटरेक्शन है, हीट रिलीज होती है। जो हीट रिलीज होती है, इस हीट को जो वाटर की वजह से, इसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रेशन एनर्जी। अब ये जो हीट है ना, ये जाके इस बॉन्ड को तोड़ लेगी, Na और Cl के बीच में। अब Na और Cl देखो, ये प्लस है माइनस है, तो याद रखना जब आयन होता है ना, आयंस आयंस और वो बॉन्ड बनाए और ऐसे कंपाउंड बनाए, इनकी तोड़ने की एनर्जी को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी। यानी आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वी कॉल इट लैटिस एनर्जी। अब ये क्या करती है, ये एनर्जी जाके यहां पर इस बॉन्ड को तोड़ेगी। तो अब डिपेंड करता है किस चीज पे डिपेंड करता है? अब हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है किससे? ज्यादा है अगर लैटिस एनर्जी से,
मतलब ये कि जो इनका बांड है, इसके बांड के तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, उससे ज़्यादा वो हाइड्रेशन एनर्जी है जो कि इंटरैक्शन से इधर रिलीज़ होती है। तो ये जाके टूट जाएगा और टूटने के बाद ये इसको हम कहते हैं ये सॉल्युबल है पानी के अंदर। हो सकता है कि भाई लैटिस एनर्जी जो है, लैटिस एनर्जी मतलब ये कि एनर्जी, ये इसके इर्द-गिर्द ये स्टोव आया और इसने एनर्जी रिलीज़ की, लेकिन इनिशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये एक-दूसरे से स्प्लिट नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं लैटिस एनर्जी ज़्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से, हाइड्रेशन एनर्जी कम है। तो हम कहते हैं इसको, हम कहते हैं ये इनसॉल्युबल है। ये क्या है? इनसॉल्युबल है। और हो सकता है कि लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी बराबर हो। बराबर का मतलब ये है कि जितनी एनर्जी इधर से निकलती है उतनी एनर्जी इधर इसको चाहिए। तो फिर थोड़ी-सी हीट देने की वजह से या शैकिंग या कुछ भी करें तो जाके वो सॉल्युबल हो जाता है। इसका मतलब है ये सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है किस पर? इट डिपेंड करती है हाइड्रेशन एनर्जी पर और लैटिस एनर्जी पर। यू अंडरस्टैंड नाउ कि ये डिपेंड करती है किस पर? हाइड्रेशन एनर्जी पर और लैटिस एनर्जी पर। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ की हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? यहाँ की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। यहाँ की हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है इन सब की, जो कि ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, नाइट्रेट है, सल्फेट है, फास्फेट है, जितने भी हैं, कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, ठीक है? ये जितनी भी हैं, तो इनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है लैटिस एनर्जी से, इसलिए ये पानी के अंदर सॉल्युबल है। लेकिन अगर लैटिस एनर्जी होते हैं ना कुछ चीज़ें, जिनकी लैटिस एनर्जी मार्बल-शार्बल जो है, ये भी तो आयनिक कंपाउंड है। तो इनकी जो लैटिस एनर्जी है, वो क्या होती है? वो ज़्यादा होती है, इसलिए वो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। एक और टर्म जिसको हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी, वैसे चार्ज डेंसिटी इसकी कम होती है क्योंकि जो ग्रुप नंबर 1 है इनका साइज किसी भी पीरियड में सबसे बड़ा होता है। तो इसलिए उसकी वजह से क्या है, ये चार्ज डेंसिटी इज़ लेस, देयरफॉर देयरफॉर क्या होता है, इनकी लैटिस एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। ठीक है ना? आगे कुछ चीज़ें हैं जो कि हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट चीज़ों में, क्योंकि साइज़ का सेम होना या साइज़ में डिफरेंस जो है उसकी वजह से लैटिस एनर्जी का फ़र्क पड़ता है। क्या अगर एक का साइज़ बहुत बड़ा है, एक का साइज़ बहुत छोटा है, वो बॉन्ड बनाएँगी तो वो बॉन्ड कमज़ोर होगा, वो टूटेगा जल्दी, तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, लैटिस एनर्जी कम होगी। तो लैटिस एनर्जी वैसे भी कम हो जाती है, तो लैटिस एनर्जी कम होने की वजह से वो कम हो जाती है। एनीवेज़, दिस वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर of the properties. We talked about the energy energy, electronegativity. Then we talked about the solubility, density, occurrence, and all these things in this lecture, in this small lecture. I'm sure you will have enjoyed this lecture. मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।